जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आगामी सीटेट 14 दिसंबर परीक्षा में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि अपना कोई भी स्कोरिंग एरिया ना छोड़ें। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें हम एसएसटी पैथोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके आए हैं, जो आपको इस सीटेट सेकंड पेपर पास करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आपको सीटेट पास करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। और अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको इस तरह की सारी पीडीएफ, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के शॉर्ट नोट्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको वहाँ पे पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप वहाँ से जुड़ जाइए और आपको अपने सीटेट तैयारी करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए अब बिना किसी देरी किए हुए हाँ अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रमाणिक शैली या आधिकारिक शैली। इस शैली इस अधिगम शैली में अध्यापक बच्चों के साथ उच्च अपेक्षाएं रखता है, इसलिए वह इतना अच्छा पढ़ाता है जिससे बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न हो सके। बच्चा अध्यापक की प्रशंसा करता है ताकि बच्चा अचीव कर सके। अध्यापक कक्षा में अंत्य क्रिया करवाता है ताकि बच्चे की भागीदारी बढ़े और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। अध्यापक बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करता है और मधुर संबंध रखता है बच्चों से, जिससे बच्चे आसानी से पढ़ने में प्रोत्साहित हो और उनका पढ़ने में मन लगे। उनसे साथ दंडवत व्यवहार नहीं करता, उनके साथ बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार करता है। अगले नंबर देखते हैं, बच्चे कक्षा में स्व अनुशासन में रहते हैं और यह अनुशासन शिक्षण से होता है, जो जबरदस्ती वाला नहीं होता है। अध्यापक इतना अच्छा पढ़ाता है कि बच्चे खुद अनुशासन में रहते हैं। इस ऐसी कक्षाओं में बच्चों को टीचर को अनुशासन नहीं बनाना पड़ता है। वो अध्यापक इतना अच्छा पढ़ाता है कि बच्चे खुद बिल्कुल शांत होकर अनुशासन में रहकर पढ़ते हैं। उनको किसी प्रकार से डांटना नहीं पड़ता है। ये अध्यापन शैली की सबसे अच्छी शैली मानी जाती है। अगली नंबर देखते हैं सत्यवादी शैली। इस अधिगम शैली में अध्यापक बच्चों से कुछ अपेक्षाएं रखता है, बच्चों से अंतःक्रिया नहीं करता है। अध्यापक छात्रों पर कड़ा अनुशासन थोपते हैं, कक्षा में कड़े नियम थोपे होते हैं और जोर जबरदस्ती वाला अनुशासन होता है। डर से बच्चे पढ़ते हैं। इस शैली में अध्यापक बच्चों के साथ अनुशासन कड़े थोप देता है और बच्चों को एक जोर जबरदस्ती के साथ दंडवत कार्यवाही के साथ उनको पढ़ाने के लिए डराता है, जिससे बच्चे दंडवत पढ़ते हैं। अगले नंबर देखते हैं अधिगम शैली। अध्यापक व्याख्यान विधि का प्रयोग करके पढ़ाता है तथा इन्हें लगता है कि छात्र आवश्यकताएं सुनकर ही पूरी हो जाती हैं। बच्चों को भ्रमण पर नहीं ले जाया जाता है और अंतःक्रिया नहीं कराया जाता है। इसमें अध्यापक को लगता है कि बच्चों को उससे पढ़ा देना चाहिए और व्याख्यान सुना देना चाहिए लेक्चर। उससे बच्चे सुनकर ही सीख जाएंगे। उन्हें किसी प्रकार का प्रयोग करके नहीं दिखाना चाहिए और न उनको कहीं भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। कक्षा में नियंत्रण अधिक है। बच्चों को अध्यापक शिक्षण अधिगम में संलग्न नहीं करता है। बच्चा को अध्यापक शिक्षण अधिगम में संलग्न नहीं करता है, सिर्फ उसमें अध्यापक ही रहता है। अध्यापक बच्चों को दंड भी देता है। अगर अध्यापक जो है बच्चों अपना कार्य नहीं पूरा करते, बच्चे सही से पढ़ते नहीं, तो अध्यापक उसी इस विधि में के द्वारा अध्यापक बच्चों को दंडित भी करता है। उदार शैली। इस अधिगम शैली में अध्यापक बच्चों से उच्च अपेक्षाएं रखता है, परंतु कक्षा में नियंत्रण या अनुशासन रखने में थोड़ा कमजोर होता है। इसका मतलब ये है कि अध्यापक अच्छा तो पढ़ाता है, पर वह कक्षा में अच्छे से नियंत्रण नहीं रख पाता है। अध्यापक बच्चों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न नहीं कर पाता है। अध्यापक खुद इन्वॉल्व हो जाता है, बच्चों को नहीं करा पाता है। कि इस अधिगम शैली के दौरान बच्चे अध्यापक जो है अधिगम शैली में बच्चों को संलग्न नहीं करा पाता, वो खुद ही उसी में इन्वॉल्व हो जाता है, बच्चों को उसमें शामिल नहीं कर पाता है। इस शैली में बच्चों में स्वयं के प्रति आत्मसम्मान या आत्मगौरव नहीं हो पाया जाता है। बच्चे स्वयं के प्रति आत्मसम्मान आत्मगौरव नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम देखते हैं। अगले नंबर पर देखते हैं उन्मुक्त शैली। इस शैली में अध्यापक बच्चों से कुछ शैक्षिक अपेक्षाएं रखता है। इस शैली में अध्यापक न तो स्वयं और न ही बच्चों से कम भागीदार रख पाता है। कक्षा में अध्यापक का नियंत्रण नहीं होता और अनुशासन न के बराबर होता है।
अगले नंबर में देखते हैं हस्तक्षेपी कक्षा प्रबंध शैली। इस शैली में अध्यापक बच्चों को खुली छूट देता है कि वह जो चाहे पढ़ें और जो चाहे सीखें, जो करना है करें, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछें। अध्यापक कह देता है कि आपको जो पढ़ना है वो पढ़ें क्लास में, जो सीखना है तो सीखें। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती तो आके हमसे पूछिए, हम उसको आपको समझाएंगे। प्रजातांत्रिक शैली। इस शैली में अध्यापक बच्चों के साथ मिलकर शिक्षण अधिगम क्रिया में निर्धारित करता है, शिक्षण अधिगम क्रियाएं निर्धारित करता है। ये शैली कक्षाओं के लिए उपयोगी हो मानी जाती है। प्रजातांत्रिक शैली कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। आगे देखते हैं समावेशी। शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा के समान उचित अवसर प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाती है। जैसे जो विकलांग बच्चा है, थोड़ा कम बुद्ध का बच्चा है, उनको सामान्य बच्चों की तरह ही पढ़ाया जाए और उन्हीं के साथ उनको बैठाया जाए और उनकी शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए, उन्हें भी मुख्य धारा में लाया जाए। सभी उम्र के विकलांग लोगों जो विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी हैं, उन्हें कुछ अनुकूल संसाधनों के साथ मुख्य धारा प्रणाली में रखा जा रहा है, लेकिन इस शर्त के साथ विकलांग व्यक्ति विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी पूर्व के साथ फिट हो सकते हैं। शिक्षा प्रणाली मौजूदा संरचना दर्शकों को अप्राकृतिक वातावरण है। समावेशी शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं तो देखते हैं। विकलांग बच्चों को संस्कृति और समाज में शामिल करना, दिव्यांग बच्चों की समस्याओं का पता लगाना और उन्हें फिर समाधान करना। उन बच्चों में क्या समस्या है, किस सब्जेक्ट से समस्या है, क्या उनको मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी पढ़ने में दिक्कत है, इस तरह की समस्याओं को उनको जानना है और जानने के बाद ऐसी समस्याओं को टीचर को उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ाना अच्छे से कि बच्चे उनको आसानी से समझे और निपुण हो जाए इस सब्जेक्ट में। बच्चों की जागरूकता की भावना का विकास करना। बच्चे जो जागरूक नहीं है किसी जानकारी के प्रति, उनको ऐसा पढ़ाना कि जागरूकता की भावना उनमें विकसित हो जाए। बच्चों को पढ़ाना और देश की मुख्य धारा में शामिल करना। सर विकलांग बच्चों को पढ़ाना और उनको मुख्य धारा में शामिल करना। शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश करना। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, उनको किसी पर निर्भर होने के लिए न आश्रित करना, उनको ऐसा पढ़ाना समझाना कि वो आत्मनिर्भर हो सके, अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सके। बच्चों के बीच किसी प्रकार का भ्रम को दूर करना। बच्चे में किसी प्रकार का भ्रम है कि हम विकलांग हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ने में कमजोर है। उनको ऐसा पढ़ाना कि उनके बीच का बच्चों के बीच का भ्रम दूर हो जाए और अच्छे पढ़ लगे और आत्मनिर्भर हो जाए, अपना जीवन आसानी से निर्वाह कर सके। समाज की सामाजिक एकता के लिए हम समावेशी शिक्षा के माध्यम से अपनी समझ को एक साथ ले लाते हैं। विकलांग बच्चों को समाज बच्चों के साथ एकीकरण के माध्यम से सामाजिक मूल्य सीखते हैं। बच्चे सामाजिक मूल्यों के साथ तालमेल बिठाना सीखते हैं। मानसिक विकास के लिए समावेशी शिक्षा। सभी बच्चों को शिक्षा समान अवसर मिलता है। समान इसमें समान प्रतिभाशाली बच्चे साथ सीखने में दिव्यांग बच्चों की मानसिक विकास होता है। जब हम समान बच्चों को साथ दिव्यांग बच्चों को बैठाते हैं और वो पढ़ने में कमजोर, उन बच्चों के साथ पढ़ के उन बच्चों को मेहनत करके उन बच्चों को भी उनके साथ पढ़ाने में उनकी मदद करते हैं, वो भी बराबर पढ़ने में तैयार हो जाते हैं। जब किसी बच्चे को सामान्य सुख सुविधाओं उपलब्ध नहीं हो पाती तो हम उन्हें वंचित कह सकते हैं। हम प्रत्येक बच्चे को वंचित बच्चे की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे को किसी न किसी असुविधा का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक बच्चों को अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की अवस्था का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम उन्हें वंचित बच्चों की संज्ञा में रख सकते हैं। अनुसूचित जाति के बच्चे जैसे हैं। समाज में आज भी छुआछूत की प्रथा चलती है। अनुसूचित जाति के लोग सामाजिक आंदोलन से वंचित रह जाते हैं। अगले नंबर पर देखते हैं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वंचित बच्चे। कुछ बच्चे आर्थिक दृष्टि से वंचित होते हैं। आर्थिक असमानता के कारण इन बच्चों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अगले नंबर देखते हैं सामाजिक दृष्टि से वंचित बच्चे। ऐसे बच्चे जो गरीबी या अपने परिवार की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वंचित होते हैं, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों कहलाते हैं। ऐसे बच्चे समाज, धर्म, जाति के कारण पिछड़े होते हैं, भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। इन सबको वंचित समूह में रखा गया है। इससे बच्चों को सीखने की अक्षमता वाले
बच्चों की विशेषताएं। नंबर 1, भाषा और गणित की कठिनाई। भाषा के मील की पत्थर के सीखने की कठिनाई जैसा पढ़ना, लिखना या भाषा बोलना, गणितीय समस्या का हल करना। अगले नंबर पर देखते हैं, गंभीर सीखने की अक्षमता। ऐसे बच्चे जो सीखा है उसे याद रखने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार के बच्चे जो अपना पाठ को या किसी विषय वस्तु को याद करते हैं और उसे लंबे समय तक याद करने में उन्हें असमर्थता होती है, वो जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, उन्हें बार बार उस चीज को पढ़ना पड़ता है। अब बुद्धि, सीखने से अक्षम बच्चे समान बुद्धि के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनका आईक्यू कम हो। अगले नंबर पर देखते हैं, प्रेरणा की कमी। ऐसे बच्चों में प्रेरणा और प्रोत्साहन की कमी पाई जाती है। अगले नंबर पर भावनात्मक संकेत। छात्र अत्यधिक उत्साह और भ्रम या बेचैनी के लक्षण दिखा सकता है। ऐसे व्यक्ति स्फूर्ति भाव के हो सकते हैं। इनके प्रति टीचर का नकारात्मक व्यवहार। अध्यापक का यह मान लेते हैं कि इन बच्चों को सीखने की योग्यताएं नहीं है। इस प्रकार टीचर की भावनाएं होती हैं। भाषा संबंधित समस्याएं होती हैं, तो बच्चे के बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं होता इस प्रकार के बच्चों में। स्वतः अध्ययन की समस्या होती है इस तरह के बच्चों में। असंगठित घर से आने वाले बच्चे अधिक कठिनाई और स्वतंत्रता का अध्ययन में अनुभव करेगा। अगले नंबर पर देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर पेपर में हर साल, चाहे एसएसटी पेडालॉजी हो, हिंदी पेडालॉजी हो, इन सब में एक नए क्वेश्चन देखने को आप पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन इससे सेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में देखने को आपको मिलेंगे। 1968 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। अगली बार 1986 जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी। फिर 34 वर्ष बाद 2020 में किन कारणों की वजह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है उनको देखते हैं। 2035 तक 50% स्टूडेंट को उच्च शिक्षा प्राप्त हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कहना है कि 2035 तक के परिणाम, इनका उद्देश्य है कि 2035 तक बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त है। 50% बच्चों को ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा होनी चाहिए। अभी तक ये 26% है। इसे 2035 में 50% करना। रटने पर बल न देकर प्रैक्टिकल नॉलेज, समझने पर बल दें। ये समझ कर सीखें। विद्यालय व्यवस्था पहले होती 10+2, अभी तक चल रही थी, अब इसे नकार दिया गया है। अब इसे कर दिया 5, 3+3+4। यह व्यवस्था लाने का प्रयास है। अब ये 4 स्टेज पर होगी। इस व्यवस्था को कहते हैं 5, 3 का स्क्वायर 4। ये आपको पेपर में देखने को बहुत मिलेगा। 5, 3 का स्क्वायर 4। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पेपर में बच सकते हैं। ये ना देखना कि नहीं सिर्फ 5+3 3+4 है, आपको ये भी देखने को मिल सकता है 5 3 की पावर 2+4। ये भी आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेज 5 ईयर, इसमें पढ़ाया जाता है नर्सरी के, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2 की कक्षाएं होती हैं। ये 5 साल की पढ़ाई होती है। इसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है, आधार की अवस्था कहा जाता है, फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। ये मातृभाषा में शिक्षा इसको दी जाती है। अगला स्टेज और सेकंड स्टेज होता है 3 ईयर की होती है। ये 3rd क्लास पढ़ाया जाता है। इसमें 4th क्लास का है, 5 क्लास की पढ़ाई जाती है। प्योरिटी स्टेज, तैयारी की अवस्था इसे कहा जाता है। बच्चे को बेसिक सिखाया जाता है, बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इसमें बेसिक मैथ, बेसिक साइंस, बेसिक इंग्लिश बच्चे को पढ़ाया जाता है, जिससे वो बेसिक सभी सब्जेक्टों का ज्ञान इसको हो जाए क्लास 4-5 तक। अगला स्टेज है क्लास 3rd। तो 3rd स्टेज है, ये 3 इयर्स की होती है। इसमें क्लास 6 पढ़ाया जाता है, 7 पढ़ाया जाता है और ये 3 साल की पढ़ाई होती है। इसे मिडिल स्कूल स्टेज कहते हैं, माध्यमिक विद्यालय अवस्था कहते हैं। बच्चों को मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ाया जाए या कोई भी सब्जेक्ट ना छूटे, क्योंकि आगे की स्टेज में बच्चों को चुनना होगा कि किस सब्जेक्ट को उसका इंटरेस्ट है। इस आधार पर वो अपने सब्जेक्ट को आगे चयन कर सके। कोडिंग, नॉलेज ऑफ कोडिंग, कोडिंग का ज्ञान, पहले कोडिंग का ज्ञान बच्चों को कराया जाता था, उन बच्चों को कराया जाता है जो हायर लेवल के कंप्यूटर कोर्स करते थे। लेकिन
अब यहाँ पर सरकार का प्रयास है क्लास 6 से कोडिंग का ज्ञान बच्चों को कराया जाए, क्योंकि बच्चा मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। बच्चे का मानसिक विकास यहाँ पर इस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है। आगे देखते हैं, व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है। व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है, इंटर्नशिप कराई जाती है। फोर्थ स्टेज होता है, ये 4 ईयर्स होती है, इसमें 9 और 12, 9 से 12 तक की कक्षाएं पढ़ाई जाते हैं। ये 4 साल की पढ़ाई होती है। क्लास 9 में बच्चे स्वयं स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। बच्चे को किस सब्जेक्ट का मन लगता है, आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, किस क्षेत्र में जाना है, वो इस हिसाब से अपने स्ट्रीम चॉइस करता है। इस स्ट्रीम में हार्डनेस की सहूलियत दी गई है। इसमें 9, 10, 11, 12 की क्लास है। पहला एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, दूसरा एग्जाम होता है सब्जेक्टिव टाइप का होता है। बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है 360 डिग्री, यानी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाते समय ऑल ओवर एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है। माता पिता भी अंक देंगे, सहपाठी भी अंक, पीआर यानी सहपाठी भी अंक देंगे, टीचर भी अंक देंगे, बच्चा स्वयं भी अपने अंक प्राप्त करेगा। 12वीं के बाद कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट सीएटी एग्जाम लिया जाता है। हर बच्चे इस परीक्षा को देंगे। इस परीक्षा को देने के बाद बच्चे एमए, बीए, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। एमफिल को अब कोर्स हटा दिया गया है। ग्रेजुएट का कोर्स 4 साल का होगा। पहले 3 साल का ग्रेजुएट कोर्स होता था, बीए, बीएससी, अब इसे 4 साल का कर दिया गया है। 4 इयर्स कोर्स ग्रेजुएट कोर्स, फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होगा, सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्स होगा, थर्ड ईयर में बैचलर कोर्स होगा, और फोर्थ ईयर रिसर्च डिग्री होगी। बच्चे को ने क्या रिसर्च किया उसके आधार पर डिग्री होगी। इसके बाद देखते हैं आरटी एक्ट 2009। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। अब 3 से 18 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। ब्रेकफास्ट बच्चों को मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट की योजना किया जाए। इसे 1995 में लागू किया गया था। समानता, हर बच्चे को इक्वल एजुकेशन मिले। क्षेत्र, धर्म, जाति का भेदभाव न किया जाए, उनसे किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। ये आपको क्लास कैसी लगी, इसको आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जय हिंद।